हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फिजिक्स में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सकुशल रह होंगे। जी दोस्तों, आज का सेशन हमारे क्या आने वाला है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों एसएसटी के जो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनाए गए थे, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल से 2023 में जो एसएसटी का क्वेश्चन आपको बनाया गया था, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपका क्या आंसर होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन का बारीकी से समझेंगे, आंसर भी उसका समझेंगे और इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। और इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक में, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में पूछा क्या है, देख सकते हैं। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ रहती है। आपको बताना होगा कि राष्ट्रवाद में जो जनता जुड़ रहती है किसके द्वारा जुड़ रहती है। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रवाद की बात कही गई है, तो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि समान संस्कृति हो, समान इतिहास हो, भाषा लोक प्रकार का भी समान उसमें अधिकार दिया जाए। ठीक है, ये सभी चीज़ जो है यहाँ पे ऑप्शन में ये सभी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन सभी चीज़ों का वहाँ पे क्या दिया जाता है, समान अधिकार दिया जाता है राष्ट्रवाद में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। जो जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख भूमिका निभाए थे वो जो चांसलर आपके प्रसा के चांसलर थे दोस्तों। ठीक है, प्रसा के चांसलर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो दोस्तों बारदोली आंदोलन किया था, बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बारदोली के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, बारदोली क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं बारदोली क्या है। बारदोली आंदोलन क्या है दोस्तों, यह आंदोलन वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन कब हुआ था, वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम नाम पढ़ा वो कब पढ़ा दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। क्या दी जाती है कि वर्ष 1928 में गुजरात में जो आंदोलन हुआ था, क्या आंदोलन हुआ था, बारदोली जो आंदोलन होता है गुजरात में, उसकी सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने पटेल जी को क्या नाम दिया, सरदार का उपाधि दी। इसी वजह से हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो सरदार जी को हम लोग वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी सवाल अगर पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी, तो 1928 में गुजरात में जो आंदोलन हुआ था उसकी सफलता के बाद ही उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी दोस्तों। ठीक है, आई समझ में, आई होप कि आपको आज गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, संविधान व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन क्या है, थोड़ा साइमन कमीशन की जानकारी ले लेते हैं। साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है। क्या तो साइमन कमीशन जो है दोस्तों 7 ब्रिटिश संसदों का समूह है। साइमन कमीशन क्या है, 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। ये 3 फरवरी 1928 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए आए थे। ठीक है, किसके लिए आए थे दोस्तों, संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए आए थे। तो यहाँ पे हमको क्या जानकारी मिलती है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, भारत आए थे वे भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई समझ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का जो व्यापार का मार्ग था वो था आपका रेशम मार्ग, जिसे हम सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं, रेशम मार्ग। ठीक है, तो चलिए रेशम मार्ग के में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। रेशम मार्ग क्या है, आप देख सकते हैं हम रेशम मार्ग क्या है। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से कौन कौन से महादेश जुड़े हुए थे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। ठीक है, अगर आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि रेशम मार्ग में कौन कौन से महादेश जुड़े हुए थे रेशम मार्ग के द्वारा, तो रेशम मार्ग के द्वारा दोस्तों एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। ठीक है, आई समझ। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग जो है ना अमेरिका में सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने किया था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने किया था। अब गाड़ियों का असेंबली लाइन की बात कही गई है, तो असेंबली लाइन क्या है, असेंबली लाइन के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। असेंबली लाइन जो है, असेंबली लाइन
विनिर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद पर लगने वाले अवयव यानी पार्ट्स एक पूर्व निर्धारित क्रम में लगाए जाते हैं। देखिए असेंबली लाइन क्या होता है, इसके बारे में समझाते हैं। असेंबली लाइन में क्या होता है, बहुत सारे जैसे कार को एक लाइन पे खड़ा किया जाता है, एक चेन सिस्टम का लाइन खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है इन कार को एक साथ, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, इन कार को मशीनों द्वारा फटाफट से इनके पुर्जे या पार्ट्स को लगाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या है, ये आपका असेंबली लाइन है। ये क्या है आपका असेंबली लाइन है, जहाँ पे बहुत सारे कार एक साथ एक लाइन में खड़ा हुआ है। ठीक है, और यह सब क्या है, ये सब मशीन है जो क्या कर रहा है, इस पे पार्ट्स पुर्जे लगा रहे हैं। ये सारे मशीन क्या कर पार्ट्स पुर्जे क्या लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा जाए, असेंबली लाइन का काम प्रयोग हम कब करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने के लिए हमें मदद करता है। बहुत सारा काम, जैसे कि इस कार का हम लोग का पुर्जा लगाया जा रहा है, तो एक साथ सभी कारों का एक साथ पुर्जा लगाया जा रहा है, एक साथ बहुत सारा पार्ट्स इसका लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक ही साथ में एक ही समय पे बहुत सारा उत्पादन इससे हो सकता है, बहुत सारे कारों का उत्पादन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो असेंबली लाइन का प्रयोग कहाँ किस लिए किया जाता है, कि बहुत सारे काम को एक साथ करने के लिए। ठीक है, तो असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था। आई होप आपको आई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में से पूछा है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र था उसमें संगीत का महिमा मंडन था, उसमें संगीत के बारे में लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संगीत के बारे में। ठीक है, तो डॉन ऑफ द सेंचुरी है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डॉन ऑफ द सेंचुरी क्या है। डॉन ऑफ द सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय का ऐलान किया था। उस किताब का नाम डॉन ऑफ द सेंचुरी रखा गया था। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉन ऑफ द जो सेंचुरी है, ईटी पॉल नामक एक म्यूजिक कंपनी ने 1900 सदी में एक संगीत का बुक लिखा था। ठीक है, एक संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी कवर पर जो है ना एक तस्वीर बनाई गई थी। वो तस्वीर क्या दिखा रही थी, वो तस्वीर आपका नई सदी के उदय का ऐलान किया था। उस किताब का नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी रखा गया था। ठीक है, उस किताब का नाम क्या रखा गया था, डॉन ऑफ द सेंचुरी। और ये किताब क्या था दोस्तों, वो किताब संगीत का किताब था। किसका किताब था, संगीत की किताब था। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, संगीत होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर को, जैसे यहाँ पे आप फिगर क्या लिखा हुआ है, डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखा हुआ है। ये एक क्या है, जिल्द के ऊपर ये कवर है। ठीक है, जो संगीत जो है उसके ऊपर एक कवर किया गया था, जिसके ऊपर लिखा गया था डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संगीत का महिमा मंडन किया गया था। ठीक है, आई समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने दोस्तों कताई में वृद्धि की थी, कताई में। ठीक है, कताई में। स्पिनिंग जेनी मशीन है क्या, स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। स्पिनिंग जेनी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। स्पिनिंग जेनी एक बहुदूरी कताई फ्रेम है और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के औद्योगिकरण में प्रमुख विकासों में से एक था। ये क्या था, औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिकरण में जो है ना प्रमुख विकासों में से एक था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हग्रीवज ने 1664 या 1665 ईस्वी में किया था, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते हैं। ये किस काम में आती है, कताई के काम में आती है। और स्पिनिंग जेनी स्पिनिंग जेनी के आविष्कार में किसका वृद्धि ज़्यादा हुआ, कताई का वृद्धि ज़्यादा हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है कताई, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की है। ठीक है, आई समझ में, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगाली द्वारा। ठीक है, कब लाया गया था, चलिए देखते हैं कब लाया गया था, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। ठीक है, पुर्तगालियों का है। गोवा में वर्ष 1557 ईस्वी में कुछ ईसाई पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी, जो भारत में मुद्रित होने वाली पहली किताब थी। अब अगर आपसे पूछता है कि भारत में मुद्रित होने वाली पहली किताब किनके द्वारा छापा गया था, तो ईसाई पादरियों द्वारा। देखिए ईसाई पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी जो भारत में मुद्रित होने वाली पहली किताब थी। अगर आपसे एक क्वेश्चन रहता है कि भारत में मुद्रित होने वाली पहली किताब किनके द्वारा छपा गया था, तो ईसाई पादरियों द्वारा छपा गया था दोस्तों। कब छपा गया था, 1557 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किनको जाता है, पुर्तगाली को जाता है। ठीक है, आई समझ, पुर्तगाली को जाता है। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है ना सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने लाया था। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ऑप्शन बी जो है ना हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, पुर्तगाली द्वारा। ठीक है, आई समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे गैली क्या है। ठीक है, तो गैली क्या है इसकी परिभाषा हम यहाँ पे देख सकते हैं। गैली प्रेस या छापेखाने में कंपोज की गई सामग्री रखने के लिए निर्मित धातु की एक लंबी आयताकार तस्करी है। एक धातु की तस्करी है दोस्तों। ठीक है, गैली क्या है, एक धातु की तस्करी है, आयताकार तस्करी है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। गैली क्या है, एक धातुई फ्रेम है। ठीक है, गैली एक हमारा धातुई फ्रेम है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपसे पूछा है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उससे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्षैतिज वितरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है, भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र है। तो भारतीय संघ में दोस्तों इस समय 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। देखिए एसएसटी का क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है। एसएसटी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, एसएसटी में आज से जुड़े सवाल भी दिए जा रहे हैं। तो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, अभी हमारा 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। पहले कितने थे, 29 राज्य थे, 7 संघीय क्षेत्र थे, लेकिन वो बदल के हमारे क्या हो गया, 28 राज्य हो गया और 8 संघीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में हमसे पूछा है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी दोस्तों अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत की, है ना। छुआछूत हमारा कौन सा अनुच्छेद में खत्म हो गया है, अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। बामसेफ क्या है दोस्तों, बामसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बामसेफ होती क्या है, इसका जानना आपको जरूरी होता है। तो चलिए बामसेफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बामसेफ क्या है, बामसेफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े व इन समुदायों के धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों का अखिल भारतीय संगठन है। बामसेफ एक कर्मचारियों का अखिल भारतीय संगठन है। इसकी स्थापना 1973 में मान्यवर काशीराम और के खड़पड़े ने की। स्थापना किसने की थी, मान्यवर काशीराम और डी के खड़पड़े ने की थी। ठीक है, काशीराम ने दलितों को एकताबद्ध कर अत्याचारों का प्रतिरोध करने तथा उन्हें समाज में नियोजित स्थान बनाने के लिए जोरदार ढंग से प्रेरित किया। ये बामसेफ का संगठन क्यों किया गया था, इसका संगठन इसलिए किया गया था ताकि दलित परिवार के जो लोग हैं उनको समाज में समान स्थान मिला जाए, नियोजित स्थान उनको मिल जाए। ठीक है, इसलिए इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, इसका गठन किया गया था 1973 में। 1973 में इसका गठन किया गया था। और इसका गठन किन्होंने किया था, इसका गठन काशीराम और डी के खड़पड़े ने किए थे। ठीक है, काशीराम और डी के खड़पड़े। बामसेफ का अगर आपसे पूछा जाए कि बामसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो बामसेफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़। क्या है फुल फॉर्म, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बामसेफ किसका संगठन है, तो बामसेफ आपका सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 16। क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। ठीक है, कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। अब लोकतांत्रिक सरकार किसे कहेंगे हम, लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जो उत्तरदायी हो, जिम्मेदार हो, वैध सरकार हो। ठीक है, ये तीनों गुण उसमें होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये तीनों गुण उसमें होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सही भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त नियम जो है ना, वो है आपका सशक्त बनाने वाला अधिनियम, तो वो है आपका सूचना का अधिकार दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार से क्या कर सकते हैं हम, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में हम सक्षम हो सकते हैं सूचना का अधिकार के माध्यम से। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन 18 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछे है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती है। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहती है कौन से राज्य में, पंचायत राज में जो है दोस्तों महिलाओं के लिए सीट का आरक्षित रहता है। महिला भी पंचायत राज में खड़े हो सकते हैं, वो भी निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटकर ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मेघा पाटकर ने। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, नर्मदा आंदोलन क्या था। ठीक है, जैसे कि नर्मदा आंदोलन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है आपको। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता उदाहरण है। 1999 में मेघा पाटकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों की क्रियान्वयन की कमियों का उजागर किया है। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि जब नर्मदा नदी पे एक बांध बनाया गया, डैम बनाया गया था, तो वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए थे। उन लोगों का पुनर्वास के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यह आंदोलन चलाया गया था आपका मेघा पाटकर के द्वारा। ठीक है, उन वहाँ के विस्थापित लोगों को पुनर्वास देने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए जो है ना, यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? मेघा पाटकर द्वारा आंदोलन चलाई गई थी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर? हमारा सवाल क्या था कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मेघा पाटकर ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आई समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है आपसे, समाप्तता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो समाप्तता के आधार पर संसाधन हमारा 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, समाप्तता के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो दोस्तों राजस्थान में जो है ना, काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, क्योंकि राजस्थान में आपको पता ही है, राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है। राजस्थान में क्या है? रेत ही रेत है। वहाँ पे ऊँटों को क्या कहा जाते हैं? ऊँट को कहा जाता है, राजस्थान का जहाज कहा जाता है ऊँटों को। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता यानी जितने भी जीव है जिनके जो उन्मूलन हो रहा है, पतन हो रहा है, उनका कारण क्या है? तो उसका कारण हमारे क्या हो सकता है दोस्तों? हम ऑप्शन देख सकते हैं, वन्य जीव के आवास का विनाश, एकदम ये सही है। और क्या है? वन्य जीवों को मारना या शिकार करना, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण का दावालन, ये भी सही है। हमारा सभी ऑप्शन सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। उपरोक्त सभी इन सभी के कारण की वजह से जो है ना दोस्तों, जैव विविधता में जो है ना कमी आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय यानी कि डैम बनाने के क्या लाभ है? तो डैम बनने का लाभ क्या है दोस्तों? डैम बनने का हमारे ये तीनों लाभ हैं। बाढ़ पर नियंत्रित भी करते हैं, सिंचाई की सुविधा भी होती है, जल विद्युत उत्पादन भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी ये तीनों लाभ हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ये सब रोपण फसल है दोस्तों। क्या है? ये सब रोपण फसल है। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रोपण फसलें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 दे। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? धान की खेती हमारे खरीफ फसल में की जाती है। खरीफ में, तो खरीफ फसल क्या होता है दोस्तों? खरीफ फसल जो हमारे वर्षा ऋतु में जितने भी फसल उगाए जाते हैं उसे हम खरीफ फसल कहते हैं, जिसमें हमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है, उसे हम खरीफ। क्या पूछा है क्वेश्चन 27 में, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? झारखंड राज्य में जो है ना बोकारो है दोस्तों। बोकारो में क्या है? हमारा कोयला का खान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 में पूछा उससे, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग जो है कि आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लोहे से बनाने वाले जो सामान है, लोहा इस्पात उद्योग से ही उसको प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंपनी कार बनाती तो वो कार बनाने के जो लोहा है, तो लोहा वो कहाँ से मिलेगा? लोहा इस्पात उद्योग जहाँ है वहीं से उसको लोहा मिलेगा। वो लोहा वहाँ से लेता है और उसके बाद अपने कार का निर्माण करता है। ठीक है, तो आधारभूत उद्योग हमारा क्या होगा? लोहा इस्पात उद्योग होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? 8 गुना जल जो है ना दोस्तों दूषित होता है। 8 गुना जल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 8 गुना जल। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, ये तो हमारा सत्य है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी हमारा सत्य है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, ये भी हमारा सत्य है। हमारा ये तीनों ऑप्शन सत्य है दोस्तों। हमें पूछा क्या कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है आपका ऑप्शन डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। जी नहीं दोस्तों, सड़क बनाने के लिए अधिक खर्चा नहीं लगती है, लेकिन रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है ना दोस्तों बहुत अधिक खर्चा होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा क्या था? असत्य था। ठीक है, क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31 में पूछा है आपसे,
मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की जाती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों के आधार पर की जाती है दोस्तों, तीनों के आधार पर। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? धारणीय विकास जो है ये हमारा भावी पीढ़ी कल्याण को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा धारणीय विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सलमा जो है ना संगठित है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी क्या होता है? संगठित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन 34 देते हैं, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवा क्षेत्र में शामिल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है, परिवहन, संचार और बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 35, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के द्वारा दूसरा वस्तु लेना। क्या है? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना। जी हाँ, ये हमारा वस्तु विनिमय का उदाहरण हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, एक गाय को 10,000 में बेचना। जी नहीं, ये वस्तु विनिमय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हम गाय को बेच के पैसा ले रहे हैं, कोई उससे वस्तु नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बैंक से गाय प्राप्त करना, बैंक से भी गाय प्राप्त करना, ये भी हमारा वस्तु विनिमय का उदाहरण नहीं है। गाय का दूध बेचना, जी नहीं, ऑप्शन ए हमारा सटीक ऑप्शन है। ऑप्शन ए में हम क्या देख रहे हैं, गाय के बदले 5 बकरियों को सौदा करना, यानी कि हम एक वस्तु के द्वारा दूसरा वस्तु ले रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 36 देते हैं, व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक का काम क्या होता है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये तीनों ही कार्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, ये तीनों ही कार्य हमारे व्यापारिक बैंक के माध्यम से होता है। आगे बताए क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं। क्वेश्चन 37 हमसे पूछा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां डैश देशों में उत्पादन का नियंत्रण करती है? देश तो केवल एक से अधिक किसी भी देश में नहीं, एक से अधिक होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमारे कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात की जा रही है। जहाँ बहुराष्ट्र की बात की जा रही है इसका मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक देशों में वो अपना कंपनी का नियंत्रण कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा राइट आंसर होगा एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? हमने हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़ा दोस्तों। हेनरी फोर्ड कहाँ के निवासी है? अमेरिका के निवासी है, यानी कि हेनरी फोर्ड का यानी फोर्ड कंपनी किस देश का होगा? अमेरिका का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड इसके निर्माता है। और फोर्ड मोटर आप आजकल का सड़कों पे देखे होंगे कि बहुत सारा गाड़ी है, कार है, फोर्ड कंपनी का बहुत सारा कार जो है ना चलती रहती है। तो इसका ये किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका देश की कंपनी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं में गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? ये आभूषणों का प्रमाण चिन्ह है दोस्तों, है ना। जब भी हम लोग सोना चांदी सब खरीदते हैं ना, तो हॉलमार्क हम लोग चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं हम लोग? हॉलमार्क है तभी लेना, और नहीं तो नहीं लेना। हॉलमार्क हम लोग चेक करते हैं। तो हॉलमार्क हमारा कौन सी वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? वो है आभूषण का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आई समझ में, आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में आपको कुछ क्यूरियोसिटी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और कहूँगा कि जैसे नया मॉडल सेट का प्रैक्टिस करें, इसी तरह आप ओल्ड मॉडल सेट को भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपका अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट निकला है, अभी अब तक और कोई सेट नहीं निकला है। जैसे कि 5 सेट की बात कही गई, तो 5 सेट तो अभी तक निकला नहीं है। ठीक है, 5 सेट की बात कही गई, 5 सेट नहीं निकला है, तो आपको ओल्ड मॉडल सेट को भी आपको प्रैक्टिस में आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और सबसे छोटी बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो का आपका पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ PDF से आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तैयारी को और बेहतर तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन इतना तक ही रहते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सब अच्छे रहिए, खुश रहिए और सकुशल रहिए। आप सबका ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।